नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस YouTube चैनल पर राजनीति विज्ञान से संबंधित काफ़ी टॉपिक पहले से डाल रखे हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रखे हैं, जो अभ्यर्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई की, रीट की और राजस्थान की जो भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता जो राज्य में है, यह टॉपिक मैं आपके सामने आज रखूँगा। उससे पहले मैं अगर बात करूं, जो आपात उपबंध किए गए हैं भाग 18 के अंतर्गत, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, जो भारतीय जो संघात्मक ढांचा है वो उसको किस प्रकार एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। हालांकि ये संघात्मक ढांचे का त्याग करना आवश्यक हो जाता है जब देश की एकता, अखंडता और प्रभुता की बात आती है, तो इसलिए यह जो भी उपबंध है वह अति महत्वपूर्ण है। भाग 18 में 3 प्रकार के आपात उपबंधों की चर्चा है, जिसमें से अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक इसकी चर्चा की गई है। जिसमें से आज हम जिस पे महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र। राज्य में संवैधानिक तंत्र है, उसकी विफलता के कारण जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, उस पर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके उद्घोषणा के आधार है, उसकी प्रक्रिया और अवधि है, उससे पड़ने वाले प्रभाव है, उस प्रभाव में कौन से अपवाद है, जो प्रभाव नहीं पड़ते। सामान्यतः हमें लगता है कि यह प्रभाव भी पड़ता होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, राज्यपाल, वह पूरी शासन व्यवस्था को संभालता है और केंद्र के हाथ में सारी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ स्थानांतरित हो जाती है। और चौथी बात जो है, उद्घोषणा की समाप्ति किस प्रकार से होती है। ये जो चार पॉइंट है, इनको सामने रखकर हम पूरी बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यह जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अगर है न्यायालय के पास या नहीं है, और है तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं अभी तक, इस बारे में चर्चा करेंगे। और जो मुख्य आयोग है उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सरकारी आयोग ने इससे संबंधित क्या सिफारिशें की। ये सारी बातें जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं और हम इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो उद्घोषणा के आधार है उसमें 356 और 365 मैंने 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। लेकिन जो है यह 2 अनुच्छेद मैंने बताए, इनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं अनुच्छेद जो 355 है, 355 वह है, वह केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो अनुच्छेद 355 केंद्र को यह कर्तव्य है कि वह पालना करवाएं राज्यों से संविधान के अनुसार सरकार चलाने के। उसके बाद में 356 की बात करें तो 356 है, अनुच्छेद 356 में क्या है, अगर राज्यपाल जो है उसको ऐसा अंदेशा हो जाता है कि जो राज्य सरकार है वह संविधानों के उपबंधों के अनुसार या उनके अधीन नहीं चल रही है, तो वह यह रिपोर्ट किसको करता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब वह यह रिपोर्ट करता है, तो जब राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि हाँ जो संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वह यह उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति शासन की। उसके बाद में बात यह है कि जो अनुच्छेद 365 है, अनुच्छेद 365 के अनुसार सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता अगर होती है, तो इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। अब बात आती है प्रक्रिया और अवधि की।
प्रक्रिया और अवधि, यह महत्वपूर्ण जो है सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो प्रक्रिया एवं अवधि के से संबंधित पूछे जाते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अनुमोदन कितने समय बाद होता है या फिर कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है और किन परिस्थितियों में रह सकता है। तो ये सारी बातें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात हम प्रक्रिया और अवधि की करें तो राष्ट्रपति शासन है, उसके प्रभाव की घोषणा जब जारी होती है, घोषणा जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति करता है, जो घोषणा जारी होती है उसके 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। जब दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो उसके बाद में जो है यह यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। कितने माह तक? 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो प्रक्रिया है जो हम कह रहे हैं कि 6 माह के लिए एक बार में जब स्वीकृति मिलती है तब लागू होता है, 6 माह तक चलता है, लेकिन 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन ऐसे हर बार 6 माह के लिए नहीं बढ़ाया सकता है। 6 माह के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, 6 माह के लिए, लेकिन उसके बाद में अगर 3 वर्ष के लिए अधिकतम रहता है, वह 1 वर्ष के बाद में इसलिए रहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती है तो ही 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक विफलता की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाता है, अन्यथा यह जो है 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। और उसके बाद में अगर बात करें हम कि जो 3 वर्ष तक लागू रहता है उसके 2 आधार हैं। उसके 2 आधार ये है, या तो भारत के देश में या फिर भारत के किसी क्षेत्र में या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात होता है वह लागू हो, तो उस परिस्थिति में राज्य का जो राष्ट्रपति शासन है वह 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक अधिकतम अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक करना हो तो। और दूसरा आधार है कि अगर भारत का जो चुनाव आयोग है वह यह संस्तुति कर दे कि अभी ऐसी परिस्थितियां मौजूद है कि राज्य में चुनाव कराए नहीं जा सकते, तो ऐसी परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति शासन है वह 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव जितनी भी बार होता है वह किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। और सामान्य बहुमत किसको कहते हैं? सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। ठीक है, जितने सदस्य उपस्थित हैं सदन के अंदर, वो जो मतदान कर रहे हैं उनका जो बहुमत होगा उसको कहते हैं सामान्य बहुमत। उसके बाद में जो पॉइंट है प्रभाव, इस प्रभाव पे बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं राज्य पे, तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, जो संघात्मक ढांचा है वह एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य में जो प्रशासनिक तंत्र है वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के अधीन हो जाता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? ये पहला पॉइंट तो था कि संघात्मक ढांचे से एकात्मक ढांचे में परिवर्तित होना। दूसरा पॉइंट ये है कि राज्यपाल जो है वो प्रशासनिक तंत्र संभालता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है इसलिए उसके प्रतिनिधित्व उसका होता है। तीसरी बात होती है कि विधानसभा जो होती है वह भंग हो जाती है। चौथी बात यह है कि जो राज्य सूची के विषय है उस पे संसद है जो वो कानून बना सकती है। और पांचवी बात है कि पांचवा प्रभाव यह पड़ता है कि राष्ट्रपति जो है वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है और जो वित्तीय शक्तियां हैं उनका प्रयोग भी संसद के जो है निर्देशों के अनुसार चलता है। संसद निर्देश दे सकता है वित्तीय मामलों में भी।
और उसके बाद में प्रभाव के नीचे जो आप देख रहे हैं अपवाद, इसके अपवाद है। यह प्रभाव तो पड़ते हैं राष्ट्रपति शासन के, जो मैंने मुख्यतः आपको 5 से 6 बताए, जिसमें से पहला क्या है, संघात्मक से एकात्मक ढांचे में बदलना, राज्यपाल द्वारा प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन संभालना। तीसरी है विधानसभा का भंग होना या उसको निलंबित करना। और चौथी बात यह महत्वपूर्ण है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद को शक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर। और अंतिम बात है कि वित्तीय जो शक्तियां हैं उस पे भी काफ़ी कुछ संसद का नियंत्रण होता है और संसद निर्देश दे सकता है इससे संबंधित। अब उसके बाद में प्रभाव है, उसके बाद में एक अपवाद लिखा हुआ है, मैंने बताया। तो अपवाद में एक राष्ट्रपति जो है वह जब ये घोषणा करता है तो जो उच्च न्यायालय है उसमें जो प्रयुक्त शक्ति होती है वह समाप्त नहीं होती है। वह शक्ति हाथ में नहीं ले सकता राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, और वह संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद या पूर्णतः या कम निलंबन नहीं कर सकता जिसका संबंध राज्यों के उच्च न्यायालय से हो। ऐसे किसी भी अनुच्छेद का निलंबन नहीं कर सकते या संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे उच्चतम न्यायालय का संबंध हो। तो यह था अपवाद। उसके बाद में है उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति किस प्रकार होती है? तो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होती है उसकी समाप्ति या राष्ट्रपति शासन की अवधि है उसका समाप्त जब किया जाता है तो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा द्वारा या आदेश जारी करके इसकी उद्घोषणा की समाप्ति कर सकता है। और ऐसा करने के लिए संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यह बहुत ही एक सरल सी बात है। इसकी उद्घोषणा जो है समाप्ति की करना राष्ट्रपति के स्वयं के ऊपर निर्भर करता। हालांकि सारा कुछ कैबिनेट तय करती है लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा कभी भी कर सकता है। तो यह तो थी मोटी मोटी बातें जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित उद्घोषणा के आधार 355, 56 और 365 के बारे में आपको बताया। प्रक्रिया एवं अवधि किस प्रकार 2 माह बाद अनुमोदन होने के बाद 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? अपवाद है जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें कि उच्चतम न्यायालय है उससे संबंधित ना तो कोई संशोधन किया जा सकता है ना उसको हाथ में लिया जा सकता है उन शक्तियों के। और उद्घोषणा की जो समाप्ति होती है वह राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा जारी करके। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है, राज्य आपात के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन संभव है अथवा नहीं है, इस पर बात करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका रूप थोड़ा बदल गया है। वह आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है या उसका राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है या फिर कितने समय के लिए लगाया जाता है। कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट बातें पूछी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से पुनर्विलोकन की बात है। यह अति महत्वपूर्ण है, कैसे इसका विकास हुआ और पुनर्विलोकन न्यायालय कर सकती है राष्ट्रपति शासन का अथवा नहीं कर सकती है, यह भी अति महत्वपूर्ण बात है। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 सबसे पहला पॉइंट दे रखा है। 38वां संविधान संशोधन जो है 1975, इसमें क्या था, इंदिरा जी के समय में ये संविधान संशोधन किया गया। तो इस अधिनियम में है कि जो राष्ट्रपति शासन की आपात की उद्घोषणा होती है तो उस संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है उसके विषय में नहीं माना जाएगा, उसके विषय में नहीं आता है। तो जो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह कहता है कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायालय के पास नहीं है, ऐसा कहता है अनुच्छेद जो 38वां संविधान अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, वह कहता है। उसके बाद में है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 का वाद है, 1977 का। इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह माना कि राष्ट्रपति
का समाधान अगर दुर्भावना से प्रेरित हो, अगर जानबूझ के बिना किसी कारण के लगाया गया हो, जिसमें कोई तार्किक बात नहीं हो, अतार्किक हो, तो न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अगर अतार्किक रूप से या दुर्भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ वाद 1977 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया, यह बात कही कि न्यायिक पुनरावलोकन संभव है ऐसी स्थिति में। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जो मोरारजी देसाई सरकार है उसके समय में कांग्रेस की जो विरोधी पार्टियां थी उनके गठबंधन का जो शासन था, तो उन्होंने 38वें संविधान संशोधन है उसकी इस बात को निरस्त किया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा कि ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन के अधीन रखा जाएगा कि दुर्भावना से किया गया हो। जो बात राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ वाद में कही गई, वह बात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में दोहराई गई और बात कही गई कि इसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, होना चाहिए। उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 का फैसला। तो यह जो SR बम्बई बनाम भारत संघ वाद है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के न्यायिक पुनरावलोकन पर सबसे प्रमुख वाद है। उच्चतम न्यायालय की जो 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस संबंध में मानदंड निर्धारित किए और जिनका पालन करना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि 356 के अधीन जो राष्ट्रपति शासन द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा के भंग करने की शक्ति सशर्त है। यानी ऐसा तभी हो सकता है जब कोई तार्किक आधार हो या फिर वाकई में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो, तभी लगाया जा सकता है और यह सशर्त है, असीमित नहीं है। इसलिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति को जो ऐसे परिस्थितियां हैं उसके अधीन, वह उसके आधार बताने होंगे कि जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने कार्रवाई की है। यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, कल्पित रूप से नहीं होनी चाहिए। तो इसका कारण पूछा जा सकता है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है इस SR बम्बई बनाम भारत संघ वाद में कि राष्ट्रपति शासन लागू करना और विधानसभा को भंग करना दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। यानी हाथों हाथ जो है विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही यह कार्य कर सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। जब तक संसद में अनुमोदन नहीं हो जाता राष्ट्रपति शासन का, उससे पूर्व जो है वो विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसा अनुमोदन नहीं होता। उससे पहले राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है SR बम्बई वाद में। तो यह प्रमुख जो बातें थी वह थी न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित। तो SR बम्बई अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन अधिनियम जो है 44वां 1978 और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के वाद के तहत जो है पुनर्विलोकन संभव है। राष्ट्रपति शासन या राज्य में संवैधानिक विफलता जो है, इसके संबंध में जो ये महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण है। तो जो प्रमुख आयोग है उनमें से एक सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जो 1983 जून 1983 में इस आयोग की स्थापना हुई, जिसमें 2 और सदस्य थे, श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में दी और महत्वपूर्ण जो कुछ बातें सिफारिशें की इससे संबंधित। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित भी इन्होंने कुछ सिफारिशें की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने कहा
कि जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है वह तभी किया जाना चाहिए जब राज्य के पास अन्य विकल्प शेष न रहें, केंद्र के पास, कि ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए इस अनुच्छेद की जब तक कि इससे पूर्व राज्य सरकार जो है वो राज्य को चेतावनी न दी गई हो। राज्य को चेतावनी दी जानी आवश्यक है कि अगर ऐसी स्थिति है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चला रहा है तो वह ऐसा करे। अगर वो चेतावनी को नहीं मानता है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा कम से कम एक बार चेतावनी दिया जाना भी आवश्यक है। और जो राज्यपाल है उसके रिपोर्ट के आधार पर ही घोषणा की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है और राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना, तो ऐसा भी कभी होता है जो भी अतार्किक है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह सरकार या आयोग की प्रमुख 3 सिफारिशें थी। इसके अलावा और भी सिफारिशें थी। मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित यह सिफारिशें सरकार या आयोग की थी। तो दोस्तों, यह जो मुख्य बातें थी वह थी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्य के संवैधानिक विफलता है उस पे कैसे केंद्र द्वारा नियंत्रण किया जाता है और कैसे संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में रूपांतरित किया जाता है, इससे संबंधित थी। इससे नीचे कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन दिए गए हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको मृत पत्र कहा है, क्योंकि कहीं न कहीं राज्यों की जो स्वतंत्रता है उस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगता है इसलिए। लेकिन वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह कहा है कि यह आवश्यकता भी है कि राष्ट्रीय एकता और प्रभुता और अखंडता के लिए यह प्रावधान जो है वह भी अति आवश्यक है। के.एस. नाम्बियार का जो प्रमुख कथन है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह इनके विचार है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो हमारे देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो यह जो प्रमुख बातें थी वह थी राष्ट्रपति शासन से संबंधित। आपने अच्छे से समझा होगा इस टॉपिक को। कोई भी समस्या हो वापस एक बार रिवाइज़ करके देखिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन के ऊपर, यह था राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन का इतिहास रहा है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन मुख्यमंत्री था, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कितने समय तक रहा, किन परिस्थितियों में रहा, क्यों लगाया गया, कब वापस समाप्त किया गया, सारी की सारी बातें विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह जो वीडियो है यह सिर्फ राजस्थान की उस पूरी जो राष्ट्रपति शासन की इतिहास है उसको समझने की भूमिका के लिए मैंने बनाया है। मेरा उद्देश्य जो है, यह तो टॉपिक आपको फिर भी बहुत वीडियोज़ में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन का इतिहास रहा है उस पर किसी पुस्तक में या किसी वीडियो में अच्छे से हमें सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी जो भी जानकारी है उससे संबंधित जो भी परिस्थितियाँ रही, जो भी फैक्ट है, जो भी उसके पीछे का इतिहास है, सारा का सारा आपके सामने कल वीडियो में रखूँगा। धन्यवाद।